गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आपको पिछला चैप्टर समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। 5th चैप्टर है भू संसाधन और कृषि, यानी लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये लेसन बहुत बड़ा है बच्चे, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि इसमें से हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। इसमें से मैप के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, इसमें से एक एक अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब आपका जो लेसन वाइज सिलेबस है वो नहीं आता, पहले आता था, तो इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो उस हिसाब से ये लेसन इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में ही करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहला जो है 40 पेज पे आपका दिया है, भू राजस्व अभिलेख द्वारा भू उपयोग का वर्गीकरण। यानी भू संसाधन का मतलब आपको पता होगा, भू माने धरा या पृथ्वी, अर्थ। तो अर्थ जो है हमें जो जो संसाधन देती है, चाहे वो हमें फॉरेस्ट के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं भू संसाधन में आती हैं। साथ में उसने कृषि मेन किया है, तो इस चैप्टर में आप कृषि से रिलेटेड सभी टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं ना, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स में आपके 9 या 10 फीचर्स दिए हैं, कितनी तरह की कृषि होती है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता, लेकिन 3 मार्क्स में ये आता है कि 2 तरह की उन्होंने कृषि दे दी, जैसे पुरातन प्रतिभूमि और नवीन या वर्तमान प्रतिभूमि में क्या अंतर है, या व्यर्थ और बंजर भूमि क्या है, गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि क्या है। तो इसलिए आप इनको डिफाइन कैसे करते हैं या इनकी परिभाषा क्या होगी, उसको आप समझिए। आप बुक में से भी पढ़िए और मैं आपको इजी लैंग्वेज में भी बता देती हूँ। जैसे पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र नाम से ही पता चल गया, फॉरेस्ट एरिया। हर एक देश में, अब ऐसा नहीं है कि लोग बढ़ रहे हैं तो हम फॉरेस्ट को काट दें, लोगों को बसाएं, तो आप उसका रिजल्ट देख ही रहे हो क्या हो रहा है पहाड़ों पे। हर एक देश, कोई भी इकोनॉमी वाला हो, चाहे वो विकसित हो, चाहे अर्धविकसित हो, चाहे अविकसित हो, चाहे विकासशील हो, हर देश में कुछ परसेंटेज एरिया जो है वो हमें फॉरेस्ट के लिए छोड़ना ही पड़ता है। हर एक देश में ये होता है कि कुछ परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट के लिए रखा जाता है। किसी में वो 33% है, किसी में 22% है। अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज वो कुछ एरिया फॉरेस्ट के लिए रखते हैं। और आप 11th में अभी एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे कि वो होता तो फॉरेस्ट के अंडर है, मे बी उसमें फॉरेस्ट कई बार नहीं भी होंगे, लेकिन वहाँ हम कुछ और नहीं कर सकते। कई बार आग लग जाती है, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दे आर मार्क्ड एज ए फॉरेस्ट एरिया, वनों के अधीन क्षेत्र। जब वन होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसको मार्क किया जाता है, उसमें ग्रासलैंड्स आए, कुछ भी आए, लेकिन उनको हटाया नहीं जाता है, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उतने परसेंटेज एरिया पे वन होंगे तो आपको एयर भी प्योर मिलेगी। क्लियर है? तो इसमें यही लिखा है कि सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है कि वो आसानी से वहाँ विकसित हों, ताकि ह्यूमन बींग्स का या मानव का उसमें ज़्यादा कोई रोल ना हो, या वो अपने लिए कोई काम वहाँ पर ना कर सके। तो भू राजस्व अभिलेखों द्वारा इस परिभाषा को अपनाया गया है। लगातार इस वर्ग में इसके क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक रूप से वहाँ वन पाए जाएंगे, बस उस एरिया को बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप
9th 10th में, 6ठी 7वीं में वनों के क्या उपयोग हैं, वनों से क्या लाभ हैं, क्या महत्व हैं, ये पढ़ के आए हो। आप उन्हीं में से कुछ 2-3 लाइनें हो तो आप इसमें जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि समझ गए, कृषि कार्यों में तो होगी तो वो हो जाएगी आपका एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चर के अलावा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, यानी एग्रीकल्चर के अलावा वो बाकी सब कामों के लिए यूज़ होती है। अब वो काम कौन कौन से हैं? लोग रहते हैं, सड़कें बनती हैं, मॉल बनते हैं, शॉपिंग सेंटर बनते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, विद्यालय हैं, पार्क हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब चीज़ें आती हैं गैर कृषि कार्य। और इनके लिए भी हमें ये जो लैंड है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये आप लैंड यूज़ पढ़ रहे हो, भू संसाधनों का उपयोग पढ़ रहे हो, तो उसमें पहला तुम्हारा हुआ वनों के अधीन, दूसरा होगा गैर कृषि कार्यों से प्रयुक्त भूमि। लोग भी तो रहेंगे ना कहीं, तो उनको हम रेजिडेंशियल एरियाज़ कर देते हैं, फिर कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, शॉपिंग एरियाज़ होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, तो ये सब कहलाते हैं गैर कृषि कार्य। थर्ड आता है बंजर और व्यर्थ भूमि। अब सारी भूमि जो हर एक देश में है वो बेटर तो नहीं हो सकती, फर्टाइल तो नहीं हो सकती, कुछ में हो सकता है लगातार हम खेती करते रहें और वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाए या व्यर्थ भूमि बन जाए। जैसे कहीं पे आपने बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली वो भूमि व्यर्थ हो जाती। तो इस तरह से भी एरियाज़ हर एक देश में होते हैं। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बन पाई, मतलब जो उद्योग धंधे हैं उन्होंने अपना कचरा एक ही जगह डंप करना शुरू कर दिया, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, लोहे की पिन्स होती हैं, बहुत सारा कचरा होता है, हर तरह का कचरा होता है, सिर्फ घर का कचरा नहीं होता है, फैक्ट्रियों का कचरा अलग होता है, एग्रीकल्चर कचरा अलग होता है। तो जब एक ही जगह इसको डंप करते हैं तो वो लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है या व्यर्थ, बेकार हो जाती है। नेक्स्ट है स्थायी चारागाह। पशु पालेंगे तो पशुओं के लिए चारागाह भी चाहिए। बाहर तो चारागाह क्षेत्र ऐसे होते हैं कि उनके लिए खास फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मक्का है, जो हैवी वाली फसलें होती है ना, जो हम सर्दियों में खाते हैं, जो ज्वार, जई, बाजरा, मक्का है ना, ये फैटी अनाज में आते हैं, क्योंकि जानवरों को खिलाओ तो उनकी बॉडी अच्छे से बिल्डअप होती है और फिर उनसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ चारागाह क्षेत्र है, लेकिन जो कृषि का अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो बच जाता है ना, उसी को पशुओं को दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है विविध तरु फसल और उपवन। उपवन समझ गए, बाग, सेब के बाग होते हैं, चीकू, जितने फल हैं उन सबको भी तो उगाया जाएगा ना, तो उनके लिए चाय के बाग अलग से हैं, कॉफ़ी के अलग से बागान होते हैं। फिर हमें फसलों के लिए तो चाहिए ही चाहिए, पशुओं के लिए चारागाह क्षेत्र भी चाहिए होता है, तो सारा वो इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि लगातार जब हम खेती करते रहते हैं तो कुछ कृषि योग्य जो भूमि होती है वो व्यर्थ भी हो जाती है, यानी उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। लगातार यूज़ करने से उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई या कम हो गई, वो कहलाती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अगर उसको 3-4 साल के लिए आप छोड़ देंगे, अगेन हम उसको कृषि के योग्य यूज़ कर सकते हैं, यानी उस पर खेती की जा सकती है। फिर आती है वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन। वर्तमान का मतलब अभी वाली, पुरातन मतलब पुरानी, और प्रतिभूमि वो होती है फैलो लैंड जिसको आप पहले यूज़ कर चुके हैं, अब इस वक्त वो बेकार है या वो अपनी फर्टिलिटी गेन कर रही है, हमने उस लैंड को खाली छोड़ा हुआ है। जो इस साल से हमने खाली छोड़ी वो कहलाएगी वर्तमान प्रति, जो 2-3 साल पहले खाली छूटी हुई है वो कहलाएगी पुरातन, और वो हो सकता है 1-2 साल बाद हम उसको एज ए एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ कर लें। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट लास्ट है निवल बोया क्षेत्र। निवल माने
नेट सोन एरिया, जिसके ऊपर खेती होती है। अगर हमारे देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है तो उस एरिया में कितने परसेंटेज एरिया पर खेती की जाती है, वो कहलाता है नेट सोन एरिया। क्लियर? तो इनकी परिभाषाओं को समझो, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ आता है वैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है जिनको हमने एक बार अच्छे से डिफाइन कर दिया तो वैसे ही लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो जब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाती है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो है भारत में कृषि भू उपयोग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो भारत में कृषि का क्या महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है। 70% से ज़्यादा लोग आज भी खेती करते हैं। जो लोग खेती करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े जो खेत हैं वो उन्होंने खेती योग्य मतलब अपना जो रोज़गार है उसको एज ए कृषि या कृषक हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उनको पता है आजकल बेटा सिर्फ गेहूं फसलें और ये सब चीज़ें नहीं उगाई जाती, फलों की खेती अलग से होती है, फूलों की खेती अलग से होती है। आपने सुना होगा एलोवेरा है, वो एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड पे उगाया जाता है और जो एक बड़ा ट्रेडमार्क मतलब एक क्रॉप है, व्यापारिक उपयोग के लिए वो उगाई जाती है। केसर है, सेब के बाग हैं, आप कश्मीर में देखो हर तरह का जो फ्रूट है वो। तो ये सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। तो पहला पॉइंट आएगा भारत में कृषि उपयोग क्या, कि कृषि जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार के रूप में अपनाया जाने वाला व्यवसाय है। ठीक है? फिर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय जो है, यानी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो सेवाएं हैं, वो चल ही कृषि के कारण रही हैं। कच्चा माल जो मिलता है इंडस्ट्रीज़ को वो कृषि से मिलता है। सारा कच्चा माल, अगर कपड़े के उद्योग हैं कपास आएगी, तेल के उद्योग हैं तो तेल के लिए आपको सोयाबीन है, मूंगफली है, नारियल है ना, तोरैया है जिनसे तेल निकाला जाता है, तिल हैं, ये कृषि से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक व्यवसाय जो कृषि है वही द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों को कच्चा माल प्रदान करता है। अगर खेती नहीं हो तो उनको कच्चा माल नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को एक एसेट के रूप में देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास इतना पैसा है, वो कृषि को एज ए एसेट देखते हैं कि मेरे पास इतने बीघे खेत है या इतने किले का खेत है ना, और उसको वही उनकी अमीरी और गरीबी के मापदंड होते हैं। तो सबसे मेन बात है कि हमारे समाज में आज भी अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसको विपत्ति के समय एक सुरक्षा की भांति देखा जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बेच के हम उस अपनी जो हमारे ऊपर विपत्ति आई, जब मुश्किल आई, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो कृषि योग्य क्षेत्र होना ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नगरों में लोग रहते हैं उनके व्यवसाय के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से टोटल मिला के हम कहते हैं आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा जितनी नेशनल इनकम होती है उसमें कृषि का सबसे बड़ा स्थान है। 1/3 इनकम सिर्फ हमारी कृषि और उद्योग धंधों से आती है और दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं। तो इस तरह से कृषि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? आपको ये 2 क्वेश्चन बुक में से रिवाइज करने हैं अच्छे से और अपने पॉइंट्स को इसी तरह से आपने लिखना है ताकि ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में जैसे भी आए आप उसको आसानी से कर सको। आपको मैंने पेज नंबर बता दिया है। स्टार्टिंग में भू संसाधन दिया हुआ है बॉक्स में और 43 पेज पे भारत में कृषि का भूमि उपयोग दिया है। आप वहाँ से ये आंसर
देख सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट डे फिर और इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अपना ये जो छोटा सा मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको टू द पॉइंट आंसर समझ में आए। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।